हाँ जी दोस्तों, मैं विवेक उपाध्याय एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ गस्किल एकेडमी में। जैसा कि मैंने उस दिन चर्चा किया था आर्टिकल चैप्टर पर, कुछ चीज़ें आपको मैंने वहाँ पे बताया था, कुछ चीज़ें बाकी रह गई थी। तो आर्टिकल्स जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे ग्रामर में अगर देखा जाए तो बेस है और ये स्ट्रक्चर होता है पूरे इंग्लिश का। समझ लीजिए कि एक प्रकार से हम कह दें कि न्यू है, एज ए फाउंडेशन जिसको बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो मैं आज फिर से पुनः चाहूँगा, आई वुड लाइक टू आर्टिकल्स प्रोग्राम्स रिपीट। तो मेरा उस दिन जो पूरा हुआ था कंप्लीट, उसमें 2-3 चीज़ें रह गई थी बाकी, आज पुनः मैं उसी को रिपीट करना चाहूँगा। तो सबसे पहले एक उदाहरण के रूप में आपको मैं लिखूँगा और आपको समझाऊँगा कि ये यूज़ जो ए एन का होता है आखिर क्यों किसी वर्ड में हो करके किसी वर्ड की जो स्पेशलिटीज़ होती है उसको क्यों बिगाड़ता है, और क्या रीजन, व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड इट, एनी सेंटेंस हाउ कैन बी जज ए एंड इन द आर्टिकल्स चैप्टर्स। तो चलिए देखते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। उदाहरण हमारा कुछ इस तरह से है। मैंने उस दिन चर्चा किया था कि प्लूरल नाउन हो या काउंटेबल नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन हो, कहाँ पे हम ए लगा सकते हैं, कहाँ पे एन नहीं एन लगा सकते हैं। और फिर मैंने बताया था साउंड सिस्टम देखा जाता है, वो चाहे वॉवेल साउंड सिस्टम हो चाहे कॉन्सोनेंट साउंड सिस्टम हो। मैंने ये भी बताया था कि हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रोनाउंसिएशन देखा जाता है। उसके बाद फिर उस पर आप निर्णय लेंगे कि हम ए लगा सकते हैं या एन लगा सकते हैं। तो मान लीजिए लगाने वाली किसी वाक्य में किसी शब्द से पहले ये दूसरी चीज़ हो गई। लेकिन जो हम आज ये डिस्कस करेंगे, ये मैंने ख़ास तौर से जो वीडियो बनाया है ये एक तो आज कंप्लीट भी होगी और ख़ास तौर से आपको कॉमन एरर से भी काम करेगी। कोई भी आप एग्ज़ाम देंगे तो आर्टिकल एक इतना बड़ा चैप्टर है ये। आप जैसे कभी भी कोई न्यूज़पेपर पढ़िए, मैगज़ीन पढ़िए या कोई भी पत्रिका पढ़िए, तो आपको ये प्रयोग आपको मिल जाएगा देखने के लिए। तमाम इसके यूजेस हैं। जैसे मैं लिख दूँ कोई वर्ड, ए मिस्टर प्रभु हैड कम टू कोचिंग वाइल while the teacher is going to college। यहाँ पे मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिखा है सेंटेंस के रूप में, और मैं चाहूँगा कि जो यहाँ पे मैंने ए लिखा है, अगर इस कॉमन एरर्स के रूप में अगर इसको देखा जाएगा तो आपको तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि यहाँ पे एस वाक्य जो लिखा है किसी भी एक हमारा प्रॉपर नाउन यहाँ पे है मिस्टर प्रभु जी। तो इस प्रॉपर नाउन से पहले मैंने एक एडजेक्टिव यानी मैंने शॉर्ट एडजेक्टिव यानी आर्टिकल्स का प्रयोग किया है। तो आपको देखते ही पूरे वाक्य में समझ लीजिए 3 मिनट से ज़्यादा, 3 सेकंड से ज़्यादा आपको नहीं लगना चाहिए कि ये वाक्य रॉन्ग है या राइट है। और अगर आप इस चीज़ को जो मैंने बताया है पढ़े हैं आप, तो तुरंत आप 3 सेकंड में उत्तर देंगे। आप इसको देखते ही बता देंगे कि ये रॉन्ग है या राइट है। दोनों में से एक ऑप्शन आप चुनेंगे, लेकिन यहाँ पे फैसला अब आपको करना है। तो मैं इसका आप डिस्क्रिप्शन कर दूँ कि व्हाट इज द थिंग्स। जैसे कि ए का प्रयोग या एन का प्रयोग वहाँ होना चाहिए जो व्यक्ति कोई विशेष यानी स्पेशल क्वालिटीज़ ना रखता हो। इन ऑल ओवर द वर्ल्ड नो एनी टाइप ऑफ द आइडेंटिफिकेशन, उसको कोई जानता नहीं हो, कोई पहचानता नहीं हो, कोई उसकी खास स्पेशलिटीज़ ना हो, कोई खास क्वालिटीज़ ना हो। तो ऐसे व्यक्ति के पहले जब भी कहीं भी ए लिखा मिल जाए तो आप उस वाक्य को राइट करिएगा, वो वाक्य सही होगा। लेकिन अगर इसी वाक्य में मैं यहाँ पे ऐसा एक वाक्य लिखता जहाँ पे प्रॉपर नाउन एक विशेष खासियत रखता, चाहे प्लेस के नाम पे, चाहे पर्सन के नाम में, और चाहे कोई थिंग्स या वस्तु के रूप में अगर वो यहाँ पे लिखी होती, तो वहाँ पे आपका ए
एन जो आप लिखते उससे पहले वो गलत माना जाता। लेकिन ये कोई ख़ास प्रभु जी जो यहाँ पे हैं, कोई ख़ास न स्पेशल व्यक्ति हैं, न कोई ख़ास पहचान रखते हैं, न कोई इनका और कोई क्वालिटीज़ है, इसलिए यहाँ पे ए एस सही माना जाएगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट ए और एन का यहाँ पर भी एक कॉमन एरर्स के रूप में परीक्षाओं में पूछ देगा और आपसे क्या करेगा, यहाँ पे ए लिखेगा, इसी ऑप्शन को फिर दोबारा लिखेगा और वहाँ पे द लगाएगा, तीसरे ऑप्शन को फिर इसी को रिपीटेशन करेगा और वहाँ पे एन लिख देगा और चौथे में लिख देगा नो एरर्स। आप अगर पढ़े रहेंगे जो मैंने वीडियो बनाया दोस्तों, ये आपके लिए ख़ास तौर से मैं बहुत सोचा समझा इसको बनाने के लिए, तमाम किताबों को पढ़ा, तमाम उसमें अध्ययन किया, तो मुझे लगा कि ये लाना चाहिए आप लोगों के सामने। तो एक छोटा सा मैंने फिर प्रयास किया दोबारा इसको ख़त्म करने के लिए। तो वंस अगेन फिर देखते हैं दूसरा एक एग्जाम्पल हम। कुछ गिनती वाले शब्द होते हैं जो काउंट हम कर सकते हैं, वहाँ पे ए एन लगना चाहिए। जैसे राम हैज़ डजन बुक्स, राम हैज़ ए डजन बुक, राम हैज़ ए डजन बुक्स। राम बहुत ज़्यादा किताबें रखते हैं, या गिनती में 12 किताबें रखते हैं। या डजन का मतलब जैसे हम जो उसको हम मात्रा देते हैं, ख़ास तौर से डजन वहीं पे यूज होता है जो कुछ चीज़ों के लिए होता है। जैसे केला वाला जो बनाना होता है बाज़ार में बिकता है, उसके लिए हम डजन का यूज़ करते हैं, तो उसका संख्या ही 12 होती है। तो यहाँ पे हम जो है काउंटेबल नाउन है, ये गिना जा सकता है और यहाँ पर भी हम ए लगाते हैं। कुछ चीज़ें और हैं जैसे कि कुछ एडम थ्रेसस होते हैं, यहाँ पर भी हमको कहीं कहीं लगाना पड़ता है। जैसे मैं कह दूँ कि चोर चोर मौसेरे भाई, तो चोर चोर अगर आप इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो आप अटक जाएंगे, यानी ये ट्रांसलेशन आपसे नहीं होगा। आप जैसे बनाएंगे, आप नाउन खोजेंगे, व्हाट इज़ द नाउन इन दिस सेंटेंस, फिर खोजेंगे कि व्हाट इज़ द वर्ब इन द सेंटेंस, फिर आप खोजेंगे कि व्हाट इज़ द कंप्लीमेंट इन द सेंटेंस, कुछ नहीं आपको दिखाई देगा और पता चलेगा कि ये बना ही नहीं। तो तब हमको आइडियम फ्रेसेस में इसको यूज करना पड़ता है और इसका बस एक लाइन में शब्द लिखा जाता है, वाक्य लिखा जाता है। तो इसको हम लिख देते हैं कि बर्ड्स ऑफ ए सेम नेचर, बर्ड्स ऑफ ए सेम नेचर इन दिस सेंटेंस। इतना से एक हमारा जो है एक वाक्य का हमने ट्रांसलेशन कर दिया। मैंने कोई वर्ड लिख दिया मेक ए फस, मेक ए फस, और एग्ज़ाम में क्या करेगा आपसे, कॉमन एरर्स में आपसे क्या करेगा, यहाँ से ए हटा देगा और कि पूछ लेगा कि गिव इन द सेंटेंस व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या ये सही है क्या ये गलत है। तो बस यहाँ पे ये आपका अगर है तो ये सही है, ये नहीं है तो ये गलत है। और इसका मतलब हो जाता है भी एक फ्रेज़ है और ये फ्रेज़ के रूप में इसका मतलब होता है हंगामा करना, ठीक। और इसी तरह से आप एक कॉमन वर्ड पढ़े होंगे, एकदम सिंपल है, मेक ए नॉइज़, शोर करना। तो ये वहाँ पे लगना अनिवार्य है, नहीं लगेगा तो वो गलत माना जाएगा। इसी तरह से कुछ और आप देखे होंगे चीज़ें, जितने भी इंटरजेक्शन वर्ड आते हैं वो आप वहाँ पे तो ए लगना अनिवार्य है। जितने भी विस्मयाद बोधक शब्द जिसको बोलते हैं हिंदी में, पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक भाग होता है इंटरजेक्शन, जो कि विस्मयाद बोधक वाक्य बोले जाते हैं, उसके पहले भी ए लगना चाहिए। कहाँ पे, जैसे कि मैं लिखूँ कोई वाक्य, व्हाट ए मर्सी, अगर इस मर्सी से पहले हमने आर्टिकल्स ए हटा दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर भी ध्यान देना चाहिए कि जहाँ पे भी विस्मयाद बोधक मतलब व्हाट ए मर्सी, क्या दया है,
तो एक एक्सक्लेमेशन का चिन्ह भी यहाँ पे लगना अनिवार्य होता है, ये भी लगाना चाहिए, तभी ये पता चलेगा कि ये इंटरजेक्शन का वर्ड है। इसमें एक एग्जाम्पल और लिख सकते हैं, व्हाट ए पिटी। चीज़ दोनों वही है, या मैं इसको हटा दूँ पीटी को, क्योंकि दोनों का मतलब सेम नेचर का हो जाता है, तो मैं डे लिख सकता हूँ। क्या दिन है, क्या दिन है, मतलब एक कभी कभी दिन आप देखते होंगे, कभी बहुत अच्छा दिन हो जाता है, कभी कभी दिन बहुत ख़राब हो जाता है। ख़राब और अच्छा होने का मतलब है कि ठंडा और गर्म से भी आप समझ सकते हैं, यू अंडरस्टैंड बेटर। तो मैंने बताया कि जो इंटरजेक्शन हमारे वर्ड होते हैं, सेंटेंस होते हैं, सॉरी वर्ड नहीं सेंटेंस होते हैं, तो वहाँ पर भी हम इनका प्रयोग करते हैं आर्टिकल्स का। तो इस तरह की चीज़ें परीक्षाओं में क्या करता है, कॉमन एरर्स के रूप में आपको पूछता है। और आप अगर इसको अच्छे से पढ़े हैं, मेरे द्वारा जो भी एक फर्स्ट वीडियो इससे पहले डाली गई थी और दूसरी वीडियो है आपके सामने है, दोनों अगर आप अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो निश्चित तौर से मेरा वादा ही नहीं दावा भी है कि आप आर्टिकल से संबंधित चीज़, इंडिफिनिट आर्टिकल्स जो भी खासतौर से ए और एन है, वहाँ पे गलती आपसे नहीं होगी। फिर मैं इसी के साथ अब आगे चलता हूँ और डिफिनिट आर्टिकल्स मेरा आगे का कॉन्सेप्ट रहेगा आपके लिए, मैं उसको पढ़ाऊंगा। तो जो आगे का हमारा आर्टिकल्स बचा हुआ है, डिफिनिट आर्टिकल्स, इस पे हम चर्चा करेंगे। और मैंने उस दिन पहली वीडियो में बताया था कि डिफिनिट आर्टिकल्स ओनली वन द को कहते हैं, और ये द देखने में 3 लेटर का लिखाया है THE, लेकिन ये बहुत ही खासियत रखता है। हर आप कोई भी किताब पढ़िए, न्यूज़पेपर देखिए, कोई भी मैगजीन पढ़िए, निश्चित तौर पे आपको ये द लिखा हुआ जरूर मिल जाएगा। पढ़ तो लेते हैं आप, लेकिन आप कभी विचार उस पर नहीं किए कि क्यों लगता है, क्या है, व्हाट इज दिस। इसको आपको आज मैं क्लियरेंस कर दूंगा कि क्यों ये लगता है किसी भी वाक्य में, किसी भी वाक्य में शब्द से किसी शब्द से पहले। तो इसको आपको आज मैं क्लियरेंस करने चल रहा हूँ। सबसे पहली चीज, आपने जब देखा होगा कहीं कहीं पर इसी द को लोग कहीं कहीं दी बोलते हैं और कहीं कहीं द पढ़ा जाता है। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, बिफोर सम मिस्ट्री सब्जेक्ट। और मिस्ट्री कुछ सब्जेक्ट नहीं, ये द और दी का बस एक कॉन्सेप्ट होता है, और बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट का। है क्या कि जैसे कोई वर्ड अगर मान लीजिए एप्पल लिख दिए हम, और कोई वर्ड हम पेन लिख दिए, कोई एलिफेंट लिख दिए, और कहीं पर हमने लिख दिया कि पेंसिल। अब देखिए ये पहला जो हमारा लेटर है, इसमें जो पहला लेटर है, इसमें पहला लेटर, इसमें पहला लेटर, इन चारों शब्दों में पहला लेटर आप देख लीजिए। जहां भी वॉवेल साउंड से लिखाया है कोई भी वर्ड, वहां पे हम दी पढ़ते हैं, इसको दी पढ़ा जाता है, यहाँ पे दी पढ़ते द, और यहाँ पर द पढ़ेंगे जहां पे कॉन्सोनेंट से शुरू होता है कोई भी वर्ड। बस यही द दी का कंसेप्ट। ये तो मान लीजिए एक कॉन्सेप्ट हो गया आपको बताने के लिए कि द क्यों लोग बोलते हैं, दी क्यों बोलते हैं। एक कॉन्सेप्ट हो गया आपको बताने के लिए। बहुत जगह आप पढ़े होंगे, लोग कह देते हैं कि कभी कभी द बोला जाता है और कभी कभी दी बोल देते हैं, लेकिन ये कभी कोई नहीं बताया कि ये वॉवेल और कॉन्सोनेंट का एक कॉन्सेप्ट होता है, इसलिए बोला जाता है। चलिए आगे की बात करते हैं इस पर। ये जो हमारा द होता है, मैंने उस दिन बताया था, इसका आइडेंटिफिकेशन मैंने किया था कि एडजेक्टिव होता है, शॉर्ट एडजेक्टिव हम बोलते हैं इसको, ए एंड द, तीनों चीजों को। तो उसको तो मैंने क्लियर कर दिया, ए एन और जो इंडिफिनिट हमारा आर्टिकल था। लेकिन मैं डिफिनिट आर्टिकल ये भी बता दूं कि जैसे कि एडजेक्टिव की क्या परिभाषा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव द क्वालिटी ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन बिफोर सम रिलेशन टू एनीबडी।
किसी से भी अगर कोई रिलेशन दिखाना हो नाउन या प्रोनाउन से, उसकी विशेषता बतानी हो या उसके गुण दोषों को बताना हो, तो वहां पर हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। उसी तरह का सेम नेचर ये भी है, शॉर्ट एडजेक्टिव इसी भी बोलते हैं, और डिटरमाइनर और मॉडिफायर इसको संकेत के रूप में नाम देते हैं। जैसे अगर मैं कह दूं कि इन ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर आर ए लॉट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व क्रिएटेड बाय द गॉड एज रिलीजियस बुक्स, oceans, historical materials, famous buildings। तो इस तरह का जितनी भी चीजें हैं, जैसे कि मैं हिंदी में बता दूंगा आपको इसको, कि इस दुनिया में जो अपना एक अलग स्थान रखती है, चाहे वो कोई फेमस किताब हो, फेमस कोई वस्तु हो, फेमस महासागर हो, पर्वत हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जितने होते हैं, बजाने वाले वाद्य यंत्र जितने होते हैं, जो बॉडी के हमारे पार्ट होते हैं, आईज हुआ, नोज हुआ, हार्ट हुआ, लेग हुआ, यानी जितनी भी इस तरह की चीजें, तो बस आप एक चीज कान खोल के अपने दिमाग में बैठा लीजिए, माइंड को खोल करके ओपन करके, कि जो भी स्पेशलिटीज चीजें होंगी जो अपना एक अलग स्थान रखेंगी, वहां हम सबसे पहले द का प्रयोग करेंगे। खासतौर से जब आप प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन पढ़ते हैं, तो दोनों चीजों में यही डिफरेंस बताया जाता है कि प्रॉपर नाउन वो चीज होता है जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को बताता है। तो किसी विशेष व्यक्ति का अगर नाम लिया जाए, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी विशेष व्यक्ति हुए, द ग्रेट अशोक, द ग्रेट महात्मा, द ग्रेट गांधी, द ग्रेट सुभाष चंद्र बोस, क्यों कहा जाता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ओनली वन रीजन इज दैट हु इज वेरी फेमस नेम्स and renowned name and fame also very great. So we can say that the is used in any type of the sentence before some particular person, places or things. That's all. तो जो भी, जैसे हम लिखते हैं कि माउंट एवरेस्ट, ये पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है जो एशिया महाद्वीप में पड़ता है और नेपाल में है ये। तो इसके पहले हमको द लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? कॉमन एरर्स में क्या कर देगा वो? माउंट एवरेस्ट लिख देगा कि माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब यहाँ पे द अगर नहीं लगेगा, सिर्फ इतना लिख के काम चला ले परीक्षा में, और पूछता है कॉमन एरर्स में यही पूछा जाता है, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे संसार में माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत है। आपको मैंने बताया है कि ये एक अलग पर्वत है, पूरी दुनिया में जाना जाता है, तो आप एक एडजेक्टिव अगर यहाँ पे द का प्रयोग नहीं करेंगे तो ये वाक्य पूरा गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे द लगना चाहिए। इसी तरह से जितने भी आपको कुछ चीजें जो स्ट्रेंजर होगी, विचित्र होंगी, अद्भुत होगी, वहां पे आप द लगाएं। पृथ्वी द अर्थ, मून द मून, सन द सन। व्हाई? ओनली वन थिंग्स इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट एनी टाइप ऑफ द सेकंड थिंग्स, जस्ट लाइक द अर्थ, सन एंड मून। ओके, तो आज का वीडियो मेरा यहाँ पे समाप्त होता है, और आप जो भी थोड़ा मोड़ा इसमें चीजें हैं, बस आप ये कॉन्सेप्ट ये माइंड में बनाइए अपने कि द वही लगना चाहिए जो कोई एक अलग वजूद रखता है। तो आज का मेरा कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अगला जो मैं वीडियो डालूंगा वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का होगा, जो कि बहुत ही शानदार, आज हर एक एग्जाम में जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, और उनको लगता है कि सारा कॉमन एरर्स पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही बना देते हैं। क्योंकि नाउन जब आप पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो एक ऐसा वो चैप्टर है जो कि खास तौर से मैं थोड़ा सा चर्चा आज ही कर देना चाहता हूँ। खास तौर से लोग क्या बताते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, और लिख देंगे कोई नाम, मोहन सोहन ईटीसी, कोई स्थान का नाम लिख देंगे, आगरा, आजमगढ़, बनारस, कोई वस्तु का नाम लिख देंगे, पेंसिल, कलम, कागज, पेपर्स, वहां पे हम नाउन, इसी को हम नाउन करते हैं।
लेकिन हम बताएंगे कि और भी नाउन क्या हो सकता है, और भी नाउन की डिफिनीशन क्या हो सकती है। नाउन को बस इतना ही नहीं हम जानते, नाउन को हम और भी बहुत कुछ समझेंगे, फील करेंगे, अनुभव करेंगे। जितनी भी इस तरह की चीज़ें हमारे दिमाग में आ जाए सब नाउन होगा। इसीलिए उसकी एक लाइन की डिफिनेशन होती है, नाउन इज द नेमिंग वर्ड, नाउन इज द नेमिंग वर्ड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड क्रिएटेड बाय द गॉड। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। ओके, दैट्स ऑल।